नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान चालू है और इस चुनाव में 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 करोड़ 60 लाख मतदाता करेंगे। उनकी आज अग्नि परीक्षा भी है। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्य मुकाबले की अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन इस बार अन्य दल भी मैदान में है। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सभी मैदान में है और वो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत वोट वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काटेंगे। इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि भाजपा लगातार 5वीं बार सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। इसी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम विस्तार चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश निगम जी, जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हैं जिनका मैं देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रीना सक्सेना जी जुड़ी हैं, आप प्रवक्ता, मैं आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शशिकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दिनेश निगम जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि 230 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और इस बार के चुनाव कुछ अनोखे ही रंग में दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला, लेकिन तीसरा दल भी यहाँ मैदान में है। क्या कुछ कह रहा है इस बात का, इस बार जो मतदान हो रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि जो उत्साह है जनता के बीच में, किधर ज्यादा फोकस दिख रहा है जनता का? देखिए क्या है कि जो वोटिंग होती है, परसेंटेज जो वोटिंग का होता है, जी अगर हम पिछले आंकड़े देखें तो 1993 में जी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब उस समय जो उसका वोट परसेंट हुआ था वो 60.17 था, जी है ना। एबव वोटिंग हुई थी, इसलिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस में के मुख्यमंत्री बने थे, है ना। उसके बाद 2003 में उसका परसेंटेज बढ़ गया 67.25 हो गया, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, है बिल्कुल। ना। फिर उसके बाद ये एवं बढ़ता ही गया, इसका बढ़ता परसेंटेज बढ़ता गया। फिर 2008 में 69% वोटिंग हुई, जी है ना। 2013 में 72% वोटिंग हुई। पर अगर अपन ये देखें परसेंटेज, जैसे जैसे वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार बदले, ऐसा भी नहीं कह सकते अपन बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आंकड़ों को अगर देखें तो इन बात की पुष्टि होती है ना। पर आप ये देखिए कि 2003 के बाद 2008 में 2013 में परसेंटेज वोट का बढ़ा, पर सरकार वही भारतीय जनता पार्टी की रही। तो अपन ये भी दावा नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन आप 2018 का जो चुनाव हुआ तो 2013 में जो वोटिंग हुई 72% हुई, जी है ना। लेकिन 2018 में जो वोटिंग हुई वो 75% हुई। 75% होने पे कांग्रेस काबिज हो गई, कांग्रेस सत्ता पे आ गई। तो अब ये 2023 का जो चुनाव है, ये वोट के परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अगर एवं वोटिंग होती है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार विरोधी जी है ना। तो अगर ये जाकर के 80% तक वोटिंग हुई तो कह सकते हैं अपन के सरकार विरोधी लहर काम आ गई। और अगर उसके 75-76 भी होता है तो अपन ये अंदाजा अभी नहीं लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दिनेश निगम जी आपने। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे निश्चित होता जाएगा कि किस पार्टी के समर्थन में मतदाता है, किस पार्टी के समर्थन में मतदाता है। इसी के साथ हमारे साथ फरहाना खान, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुकी है। फरहाना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करूंगी, जैसा कि आप हमारे साथ जुड़ चुकी है। कांग्रेस 27 लाख किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा लेकर सामने आई है। लगातार उन्होंने कहा है कि हमने किसानों की कर्ज माफी की और इस बार भी उन्होंने जनता से वादा किया है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि किसानों को छला गया है। तो इस पर जो मतदाता का रिएक्शन होने वाला, आपको क्या लगता है कि मतदाताओं का रिएक्शन क्या होगा? इसमें मतदाता आपका सहयोग करेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी का छलावा किया है किसानों के साथ में, मतदाता उन पर भरोसा करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, जो मध्य प्रदेश की जनता है मैं उससे अपील करना चाहती हूँ कि अपने मत अधिकार का पूरा प्रयोग करें, अपने वोट की ताकत को पहचानें, अपना भविष्य संवारने के लिए सही उम्मीदवार को वोट दें और वोट देने जरूर जाएं और इस लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। आपने जो 27 लाख किसानों की बात यहाँ पर की है,
तो देखिए, छलावा और जो सारी चीज़ें ये बीजेपी बोल रही है। हमारे पास तो बिल्कुल, मैं आपको लाकर दिखा सकती हूँ, मेरे पास पूरा डेटा है। जो 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, और इनके मंत्री जो कमल पटेल हैं, उन्होंने सदन में खुद स्वीकार किया है। जब हमारे नेता जयवर्धन सिंह ने प्रश्न किया किसान कर्ज माफी के लिए, तो उन्होंने सदन के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के दौरान 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। तो ये इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं? फिर शिवराज जी ने भी ये कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया था। अब जब चुनाव आते आते इनके रंग बदलने लगे, इनके बोल बदलने लगे, इन्होंने उसको पूरा झुटलाना शुरू कर दिया। ये अपनी ही कथनी को भूल गए, झूठ बोलना शुरू कर दिया। और किसानों की ये क्या बात करेंगे? ये वो पार्टी है, ये उस पार्टी ने ऐसे नेता को, ऐसे मंत्री को टिकट दिया है जिसने किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए थे, और उन 3 काले कानूनों की वजह से 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई। और ये सत्ताधारी पार्टी सिर्फ मूक बधिर बनकर तमाशा देखती रही। और तमाशा क्या देखती रही? उनके रास्तों में कांटे बिछाती रही, उनके लिए दीवारें उठवाती रही। वो सर्दी में, बारिश में, गर्मी में वहाँ पर आंदोलन करते रहे लाखों किसान, लेकिन इनके कानों पर एक जूं नहीं रहेंगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो ये वो सरकार है जिसने मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलवाई थी और 6 किसान शहीद हो गए थे उसमें। इसके अलावा हाल ही में आप देख लीजिए कि अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले ही पेपर में बड़ा सा एक एडवर्टाइजमेंट भास्कर में आया था कि किसान किस तरह से लाइनों में लगे हुए खाद के लिए, और उन्हें खाद मुहैया नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उनकी महिलाएं, बच्चे तक लाइनों में लगे हुए, ताकि किसी तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा खाद मिल सके और वो खेती कर सके, अपनी जीविका को आगे बढ़ा सके। और खाद क्यों नहीं मिल रही थी उनको? क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी, और उनके जो महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, उनका चेहरा छपा हुआ था उन बोरियों पर। तो आप ये बताइए, ये स्तर तो इनका गिर गया। हर चीज पर इन्हें मोदी जी को छापना है, बर्थ सर्टिफिकेट पर मोदी जी को छापना है, हॉस्पिटल के कुछ पेपर हो, कुछ योजना, हर चीज पे छपना है। तो मैं पूछती हूँ कि भैया, डेथ सर्टिफिकेट पर कब छपेंगे मोदी जी? तो ये किसानों का जो मुद्दा है, ये बिल्कुल, ये सरासर, ये जो झूठ बोल रहे हैं, किसान भी देख रही है, जनता भी देख रही है। आप हमारा वचन पत्र उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे। ठीक है फरहाना जी, आप ही के सवाल के साथ हर एक शशिकांत वर्ग का शुक्ला ध्यान जी रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ शशिकांत शुक्ला जी के पास जाऊंगी। शशिकांत शुक्ला जी, जैसा कि फरहाना जी ने कहा है कि काले कानून बनाने वालों को आपने टिकट दिया है, और जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है किसान कर्ज माफी का, ऐसा कुछ नहीं, किसान कर्ज माफी कांग्रेस में हुई है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने किसानों के साथ जो छलावा किया है, आजादी के बाद लगातार लगभग 60 साल सत्ता पर बैठ के कांग्रेस ने किसानों का क्या हाल किया। अरे भैया, 18 साल की बात कर लो, 60 साल के बाद में बात कर लेना। आप बीच में मत बोलिए, मैंने बोला नहीं। देश न चलाया होता तो अनपढ़ बैठे होते आप, मंदिर में घंटी बजा रहे होते, कटोरे लिए मंदिर के बाहर बैठे होते। 18 साल की बात कर लो, आपके जो चुनाव है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उस पर बात कर लो। दूसरों को बोलने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करें। मेरी बात रखना, तो मैंने आपकी बात सुनी है। सदन में स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? आपके कमल पटेल ने खुद स्वीकारा था। हेलो फरहाना जी, बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं पुनः आपके पास पुनः आऊंगी। देखिए, राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में भी किसानों के कर्जे 60,000 करोड़ के किसानों के कर्जों की बात हुई थी, 60,000 करोड़ की। राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में माफ नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, मुख्यमंत्री अलग कर दूंगा कमलनाथ जी को। 10 दिन के बाद में ये 27 लाख किसानों के नंबर गिनाने लगे। 60,000 करोड़ रुपए की बात करें कि 60,000 करोड़ रुपए माफ किए कि नहीं किए। किसी किसान का 10,000, किसी का 5,000, किसी का फर्जी सर्टिफिकेट जारी होगा। किसान कह रहे हैं कि साहब हमने तो लोन लिया नहीं, हमको सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया कि आपका कर्जा माफ किया गया। ऐसे करके नंबर किसानों के बढ़ाए गए। 27 लाख किसानों के नंबर गिनाए जा रहे हैं, वो भी फर्जी। इस ढंग से धोखा और छल मध्य प्रदेश किसानों के साथ कांग्रेस ने किया है, और वो सबके सामने 60,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे माफ करने की बात हुई थी 10 दिन में। वो कांग्रेस उस बात का आंकड़ा दे लगे, कांग्रेस उस बात का आंकड़ा नहीं देगी। ये किसानों की क्या बात करेंगे साहब? किसानों को यदि सम्मान राशि देने का काम, आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम मोदी जी किया है, तो मोदी जी की सरकार ने किया है, शिवराज जी की सरकार ने किया है। आज 12,000 रुपए पेंशन सम्मान राशि, उनको सम्मान निधि उनको मिलती है। 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई 5 लाख से यदि किसी ने करके दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दी है।
कृषि विकास दर 3% से 21% भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। सब किसानों को सारी योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये कांग्रेस ने कब दिया? किसान क्रेडिट कार्ड किसने बना के दिया? भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। ये जो कृषि बीमा का काम होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की शासन की योजना है। इन्होंने कब किसानों के लिए उत्थान की बात करी? जो बड़ी बड़ी बातें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी, इन्होंने किसानों का कब विकास की बात की है? कौन सा विकास किया? सामने आपके रखा हुआ 3% 21% विकास दर भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुई। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने जीता है। 5 लाख से 45 लाख हेक्टर सिंचाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दी है। 5 लाख से 45 लाख हेक्टर शशिकांत जी आपके पास पुनः आऊंगी। किसानों को 0% पर ब्याज देने का काम आपके पास पुनः हम लोगों आऊंगी। ने रीना किया जी है। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगी कि वोट देने जरूर जाएं, अपने घरों से निकलें, अपने मकानों से निकलें, वोट देने जरूर जाएं। ये जो मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सत्ता चल रही है, उसको परिवर्तन लाना जरूरी है। इस बार अगर जन जागरूक हुआ तभी मध्य प्रदेश का भविष्य बदलेगा। 19 साल से आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिवाय छलावे के उन्होंने कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई है, महिला अत्याचार बढ़ गया है, किसान लाइनों में लगे रहते हैं, किसान लाइनों में लगे लगे उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा पिछली बार वो अनाज जमा करने गए और वो किसान वहीं पे तड़प तड़प कर मर गया। खाद उन्हें समय पे मिलती नहीं है। तो चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे नीची जाति के लोग हो, हर वर्ग, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्ग इनसे भारतीय जनता पार्टी की कुरीति से, कुशासन से पूरी तरीके से परेशान है। आपने देखा होगा बीच में अभी 223 करोड़ की जो 6 लेन बनने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी पे केंद्र सरकार द्वारा पैसा आया, मगर फिर भी व्यापारी बंधुओं से उसी सड़क निर्माण के नाम पर चंदा मामा ने फिर से पैसे उगाए। तो उस वजह से उन्हीं के व्यापारी बंधु जो कि इन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने मोदी और अमित शाह सबको पत्र लिखा कि भाई ये चंदा उगाई हमसे क्यों की जा रही है जब केंद्र के द्वारा लाया गया। तो मतलब इतना ज्यादा व्यापारियों से भी जबरिया वसूली की जाती है। कोरोना में दुकानें बंद रही मगर उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जिस वजह से वो परेशान है। युवा लोग जो है आज बेरोजगारी के मारे परेशान है। उनको रोज जो है बेचारे अपने नियुक्ति पत्र लेके बैठे हुए हैं कि कब हमारी नियुक्ति आएगी और कब हम ज्वाइन करेंगे। ओवर एज हो गए हैं। आप उन परिवारों का दुख दर्द समझ सकते हैं जहाँ पे महिलाएं या बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं या बच्चियां अगवा की जा रही हैं, अपहरण हो रहा है, अपहरण होने की संख्या बढ़ती जा रही है। शशिकांत जी ठीक है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल है और कुशासन उन्होंने फैला के रखा हुआ। इस बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। रीना जी पुनः आपके पास आऊंगी। फरहाना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरा सवाल इनसे यही था, ये किसानों की बड़ी बड़ी योजनाएं और सारी चीजें ये गिनवा रहे थे। किसानों को मैंने भी गिनाया। आप चुप रहिए, बिल्कुल बीच में आप मत बोलिए। 60 साल में आप ये बताइए कि चुनाव के टाइम पर आप ये बताइए कि किसान क्यों लाइन में लगे, उन्हें खाद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने बड़े काम किए हैं किसानों के लिए, तो आप क्यों खाद नहीं दे पा रहे हैं किसानों को? क्यों गरीब किसान लाइनों में लगे? क्यों उनके बच्चे लाइनों में लगी? क्यों महिलाएं लाइनों में लगी हुई हैं? क्यों आपने डीजल पेट्रोल बिजली सब इतना महंगा कर दिया है किसानों के लिए? क्यों बिजली कटौती इतनी ज़्यादा होती है? क्यों आपकी ही इमरती देवी बोलती हैं कि मैंने अपने जीवन काल में इतनी ज़्यादा बिजली कटौती कभी नहीं देखी है? आपकी इमरती देवी जी बोल रही है ये वर्ड, डबरा से बोल रही है वो। आप अपने ही लोगों को झुठला रहे हैं, आप अपने ही नेताओं को मंत्रियों को झुठला रहे हैं। एक तरफ आपके कमल पटेल स्वीकार करते हैं, हाँ हमने कहा था कि हम किसान कर्ज माफी पहला काम करेंगे, और जब कमलनाथ जी ने शपथ ली थी तो पहला काम किसान कर्ज माफी का किया था, पहला साइन किसानों की फाइल पर किया था। आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए। मेरा आपसे दूसरा सवाल है वो सुन लीजिए, उसका जवाब देना। मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब देना। आप किसानों की हो गई बात, और भी चीजें हैं, मुद्दे और भी हैं। अब ये बताइए कि प्रियंका गांधी पर एक कोई भाषण या कोई एक सेंटेंस बोलने पर निर्वाचन आयोग का नोटिस चला जाता है, और आपके नेता खुलेआम बोलते हैं आचार संहिता कुछ नहीं है, इससे मत डरिए। अधिकारियों को डराते धमकाते हैं कि कमल का ध्यान नहीं रखा तो शिवराज जी देख लीजिएगा सबको,
कहीं आपके गोविंद सिंह बोलते हैं कि 25-25 लाख आपातकाल बांटा। लगाने वाली चुप रहिए, सरकार आप सुन नहीं है। लीजिए, पूरा सवाल सुन ये लीजिए मेरा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपके है, कैलाश आपातकाल विजयवर्गीय लगाने वाली बोलते हैं सरकार नहीं है कि 51,000 लाखों रुपए लोगों को जेल में दूंगा, डाल ठीक दे। है। और ये सुनिए, डेमोक्रेटिक और सरकार है, सुनिए, यहाँ अभी तो तक सुनिए, सब शुरुआत ही है, स्वतंत्र है। अभी सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए थोड़ा, समझे आप? अब अभी सुन आपकी लीजिए, मादा नहीं रख सुनिए रही थी मेरी सुनने बात। का। आप किसानों के बहुत हितैषी है ना, चलिए फिर से उसी मुद्दे जी। पर आ जाते हैं। आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उनके जो मुन्ना के लल्ला है ना, वो फोन पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। अरे फर्जी वीडियो से कुछ थोड़ी होता फर्जी है। वीडियो कॉल नहीं, मेरी पूरी बात सुन ये लीजिए, सब बीच फर्जी में मत वीडियो टोकिए, कॉल टपा दिखाने टपा से टपा चुनाव टोकिए। प्रभावित फरहाना नहीं जी, होता है। शशिकांत जी, 100 बिल्कुल, बिल्कुल, करोड़ इस से मुद्दे ज्यादा पे की हम चर्चा लेन देन करेंगे, की, मेरी बिल्कुल। बात पूरी हो उससे- जाने दी। उससे- नहीं, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल, बिल्कुल 100 फरहाना जी, करोड़ से ज्यादा की आप लेन देन इसी की विषय बात में होती बोलिएगा, है। बिल्कुल। पर थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए। पहले मैं दिनेश निगम जी के पास जाऊंगी। दिनेश निगम जी, जैसा कि कांग्रेस लगातार कर्ज माफी के मुद्दे पर मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना के मुद्दे पर मैदान में, दोनों पार्टियां एक किसान को साधने में लगी, एक महिला मतदाताओं को साधने में, क्या फायदा मिलने वाला है इस बार इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों मतदाताओं को साधने का? देखिए क्या है कि इसमें कोई दुरा नहीं, इस बात को तो स्वीकार सभी लोगों को करना चाहिए जी, कि किसान हमारा अन्नदाता होता है बिल्कुल। और उसकी परेशानियों को का निदान अगर हम नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कुछ कमजोरियां सामने आती हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जहां तक आपने ये कहा कि किसानों के और लाडली लक्ष्मी के उसमें अपन वोटिंग का अपन परसेंटेज निकालें। जी, देखिए क्या है कि नो डाउट कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हर सरकार, कोई भी पार्टी होती है, सरकार माने वो मतदाता को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपनाती है। खासतौर से जब चुनाव नजदीक आता है तो 4 साल तो किसी तरह निकालती, लेकिन जब जैसे ही 5वां साल का कार्यकाल होता है तो कोशिश ये करती है कि हम ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसा कुछ डेवलपमेंट करें या किसी तरह से कोई ऐसी घोषणा करें जिसमें आकर्षण हो। शिवराज जी ने उसका फायदा उठाया, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके अब ये कमलनाथ जी के त्रुटियों की क्या है, मैंने एक प्रश्न में उनसे सवाल भी किया था जी। कि आपने योजना बनाई और सर दूसरे ने उसको लोग करके उसका परसेंटेज बढ़ा करके और वो फायदा ले लिया। जी, तो बोले नहीं, वो जनता जानती है इसका फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आकर्षण तो हुआ है, एक महिलाओं में थोड़ा सा वो तो आया है। अब वो उस महिलाओं के जो वोट है ना, वो कितने परसेंट उस तरफ जा करके झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना दिखाती है, ये तो अपनी जगह है। किसान का जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि किसानों की समस्या कोई आज से नहीं है, बिल्कुल, लंबे अरसे से है और लंबे अरसे में कई सरकारें रहीं। ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, कई सरकारें रहीं, सबके सरकारों के सामने किसानों की समस्याएं आई। और किसान की समस्या एक ऐसी समस्या होती है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर वो तो सड़क पे जो आते हैं वो तो अपना उनका लोकतंत्र है, कुछ भी करे। लेकिन सरकार को भी, किसी भी सरकार को भी सत्ता में आने के पहले बाद, सत्ता में सॉरी माफ करिएगा बाद, सबसे पहले किसानों के बारे में इसलिए सोचना चाहिए कि उस किसानों की अगर आवश्यकताओं की पूर्ति आप करते रहेंगे तो डेवलपमेंट में, विकास के उसमें जो है एक बहुत बड़ा माध्यम किसान भी होता है, अन्नदाता होता है, बहुत बड़ा मायने रखता है वो। तो अगर उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम सबसे पहले सजग रहेंगे, हम कुछ बना लेंगे तो उसका फायदा आपको आगे भी मिलेगा। और जहां तक ये है कि कांग्रेस ने किसान का मुद्दा लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 में आपने देखा किसान के नाम पे ही वो सत्ता में आए, बिल्कुल, किसानों किसानों के नाम पे ही सत्ता में आए ना। तो अगर उन्होंने इस तरह से कोई मुद्दा रखा है तो उनका कोई सर्वे होगा, उनका कोई संकलन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, कि हम अगर इस मुद्दे को लिए बिल्कुल रहेंगे सही कहा तो आपने। लाडली लक्ष्मी को हम फेल कर सकते हैं, लाडली बहना को, बिल्कुल, योजना को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ सोच समझकर कांग्रेस ये मुद्दा लेकर आई होगी। इसी के साथ हमारे संवाददाता कई मैदान में उतरे हैं जिन्होंने कई मतदाताओं से बात की। आइए दिखाते हैं आपको, सीधे ले चलते हैं मतदाताओं ने क्या कहा। मेरा नाम अदिति द्विवेदी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना फर्स्ट वोट दे पाई आज। मैं ईशा हूँ, मैंने पहली बार वोट दिया इस बार और मुझे बहुत अच्छा लगा डेमोक्रेसी का पार्ट करके। थैंक यू।
मेरा नाम आकृति जैन है और मैं पहली बार वोट डालने आई हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार वोट डालने वाली हूँ और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने देश के लिए आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए और कैसे ये स्मार्ट सिटी बन रही है एंड उसमें सपोर्ट करने के लिए। मेरा नाम तोशीन है, मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ और मैं अपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए वोट डाल रही हूँ, उसकी तरक्की के लिए हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमिक हो, साइंस एंड टेक हो या इंजीनियरिंग हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, इन सारी चीज़ों की विकास के लिए वोट डालने आए। पहली बार वोट डालने आई है, कैसा लग रहा है? सर पहले नाम बताएंगे? जी मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। सर आप वोट डालने आए जी तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। सर दिव्यांग मतदाता है, यहाँ पर आए हैं, लोकतंत्र के पर्व में आपने अपनी आहुति दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा और मेरा जो विधायक चुना जाए वो हम विकलांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए अच्छे काम करे, एक्सेसिबल इंडिया बने हमारा। अभी आपने वोट किया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा, आसानी से गए हम बिल्कुल, बिना कतार में लगे बिना कतार में लगे बिना। अच्छा सुविधा जो दी है निर्वाचन ने, इससे आप खुश हैं कि आपको कतार में नहीं लगना पड़ रहा? नहीं, बहुत खुश हैं हम। नाम बताइए। अफशा खान, मेरा फर्स्ट वोट है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कि आजकल के यूथ में ना एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि वोट को लेके, वो मेरे अंदर है। मैं आज सुबह से आई हूँ इसलिए। अच्छा कैसा लग रहा है आपको पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है। लिस्ट में नाम आया था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए वोट। आपने फ्रेंड्स को बताया आपने कि मैं पहली बार? हाँ, मेरे फ्रेंड्स को पता और मैंने सबसे बोला कि वोट डालना। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि वोट अपना एक गाइड है, एक अपना राइट है जो वोट डालना चाहिए। आज 17 नवंबर है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पे मतदान हो रहा है। इस समय हम भोपाल के वार्ड 42 के मतदान केंद्र जो क्रमांक के 153 वहाँ हैं, देखेंगे आप। हालांकि अभी 2 घंटे लगभग पूरे होने वाले हैं मतदान को, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है। मतदान को लेकर जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है और 5 साल में जो ये एक त्यौहार जो पर्व कहा जाता है उसके लिए सब अपना इंतजार कर रहे हैं बारी बारी से कि कब हमारा नंबर आएगा और हम अपने लिए सरकार चुनेंगे। और सरकार चुनने के पीछे क्या विकास होगा क्या नहीं होगा, कुछ लोग लाइन में लगे हैं, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। बता दें आपका वोटर आईडी कार्ड बताएं जरा। क्या नाम क्या है आपका? नईम खान। वोट डालने कब से लगे हुए हैं आप लाइन में? आधा घंटा हो गया। क्या लगता है आपको 5 साल में मौका मिलता है आप लोगों को? सबको मिलना चाहिए, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। कहीं मिला जुला असर है। दादा आप भी वोट डालने आए हैं, कब से लगे लाइन में? अभी लगे। अभी लगे? हाँ। क्या लगता है आज छुट्टी दी है सरकार ने, वोट डालेंगे? हाँ, डालना है। कैसा लगता है जब वोट डालने आए? अच्छा लगता है। और मौसम कैसा है आज? अच्छा है। अच्छा है। क्या कहेंगे सर, वोट डालने आए हैं आप? जी बहुत अच्छा है मौसम और वोट डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 5 साल में मौका मिलता है। मौका मिलता है और सरकार को अपने मनपसंद चुनना है। जो मत का उपयोग सही होना चाहिए। जी ऐसा ही होना चाहिए और हर इंसान को वोट डालना चाहिए। कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, मैं आइए उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है। आइए, कुछ महिलाएं खड़ी हैं, मैं कोशिश करता हूं। ये आप लोग वोट डालने आए हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से है आज माहौल? क्या है माहौल तो अभी जो है वो है। ठीक है। आपको क्या लगता है वोट डालने आए हैं आप? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ ज़्यादा मिली? नहीं। कितना समय लगा वोट में आपको? अभी हो गया 10 मिनट। भीड़ ज़्यादा है कुछ आज? नहीं है ज़्यादा भीड़, अभी होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं सब लोगों का कहना है। हालांकि अभी 1.5 से 2 घंटे हुए हैं मतदान को, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। इस वक्त हम भोपाल के रशीदिया स्कूल पे हैं, जो अब CM राइज स्कूल के नाम जाना जाता है। यहाँ 16 बूथ बने हुए हैं और लगातार यहाँ बम्पर बोर्डिंग चल रही है। देखिए मैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा, वो आपको दिखाएगा। देखिए जो यहाँ दिव्यांग आ रहे हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। वैसे तो सरकार ने व्यवस्था की थी कि घर से वोट डालेंगे, लेकिन जो वोट नहीं डाल पाए हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई है। यहाँ व्हीलचेयर रख दी गई है। अगर कोई चल नहीं पाता है तो उसके लिए व्हीलचेयर रखी गई है। व्हीलचेयर पे बैठ के वो मतदान कर सकता है। हालांकि प्रशासन इस बार पूरी ये जिम्मेदारी थी और ये सुविधा दी थी कि घर से जो है वोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं कर पाए घर से वोट, उनके लिए ये बूथ केंद्र पे आप देखेंगे व्हीलचेयर भी रख दी गई है और यहाँ से उनको अंदर ले जाके जो है उनका मतदान कराने में सहयोग किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित यादव के साथ विनोद तिवारी, देश न्यूज़, भोपाल।
सुना आपने जिस तरह से नए मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनके अंदर उत्साह है, वो चाहते हैं कि विकास के नाम पर उन्होंने वोट दिया और वो चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रत्याशी चुना है वो उनके लिए विकास करे। एजुकेशन सेक्टर हो, नौकरी हो या फिर स्वास्थ्य का सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में वो उनके लिए मजबूती से खड़ा रहे, उस सेक्टर को मजबूत करे, उनके लिए नई योजनाएं लेके आए जो उनके विकास के लिए हो। इसी के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शशिकांत शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लाडली बहनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार दांव खेल रही है, लाडली बहना के मुद्दे पर वो मैदान में उतरे हैं और 1,31,00,000 लाडली बहनाएं, उनको साधने में भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हो पाई है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, यहाँ बहनों को साधने का वोट का दृष्टिकोण नहीं है। हमारी जो महिला वर्ग है, जो जिनके उत्थान की बात देश की आजादी के बाद लगातार होती रही और विभिन्न सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे महिला वर्ग के उत्थान करने का प्रयास किया है। तो आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग के उत्थान के लिए कोई योजना लाडली बहना के रूप में लाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। और ये इसका दृष्टिकोण कोई बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण ही नहीं, केवल हम राजनीतिक दृष्टिकोण से लेके आए। वास्तव में महिलाओं का हमारा उत्थान होना चाहिए, हमारी बहनों का उत्थान होना चाहिए। और इसलिए शायद लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना भी भारतीय जनता पार्टी लेके आई, कन्यादान योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई। ये सारी योजनाएं पहले कांग्रेस के कार्यकाल में कोई योजना नहीं थी बहनों के लिए अलग से। अब ये जो अभी बात करें कि डिलीवरी के समय भरण पोषण भत्ता कभी कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे गरीब में बहनों ने नहीं देखा, उसके बाद का भरण पोषण भत्ता नहीं देखा। ये सब योजनाएं ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में प्रारंभ हुई और जो सहयोग किया जा रहा है। तो हमारी बहनों को चाहे वो राजनीतिक रूप से सहभागिता की बात होगी, अभी कांग्रेस ने कई बार दिखावा किया रिजर्वेशन का, लेकिन रिजर्वेशन पास नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया नहीं, हम महिलाओं को बराबर की भागीदारी देंगे। 33% का रिजर्वेशन पास हुआ, बिल पास हो गया कि नहीं हो गया। और मध्य प्रदेश में 33% रिजर्वेशन दिया था राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता के लिए, नगर निकाय चुनाव में वगैरह। लेकिन भाजपा की सरकार हमने 50% करके दिया और विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी 50% का रिजर्वेशन करके दिया। ये भाजपा केवल कहती नहीं, जो हम संकल्प लेते हैं उसको परिणाम में बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जो भी काम किए वो सामने परिणाम में सामने हम सामने धरातल में वो काम करके हमने दिखाया है। तो हमारी महिला वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कोई योजना है, सरकारी सहभागिता के लिए सक्षम बनाने के लिए बिल है, योजना है, वो सब सामने है। रिजर्वेशन होना चाहिए, हमने रिजर्वेशन बिल पास करके दिया। हमने 50% सहभागिता होनी चाहिए, हमने 50% सहभागिता करके दी, चाहे नौकरी में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में हो। हमने आर्थिक रूप से सक्षमता होनी चाहिए, लाडली लक्ष्मी योजना लगाई, हमने लाडली बहना योजना लगाई, कन्यादान योजना के माध्यम से वहाँ से काम किए। तो सवाल ये है कि जितने भी महिला उत्थान के कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में ही सामने दिख रहे हैं। हमारी महिलाओं बहनों के साथ जितनी समितियां बन करके स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं, आप देखो मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में काम कर रही है। शशिकांत जी बिल्कुल। फरहाना जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि शशिकांत जी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी महिलाओं के लिए वो सारी शशिकांत जी ने बता दी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये इल्जाम उन्होंने लगाया, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? धर्मिष्ठा जी, पहली बात तो इन्होंने इतने झूठ बोले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं इनके किस झूठ का जवाब दूं। कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया है तो ये बताइए कि कांग्रेस ने अगर कुछ भी नहीं किया है महिलाओं के लिए, ये जो बोल रहे हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, रोजगार में आरक्षण, अरे रोजगार तो दे दीजिए महिलाओं को, क्या पुरुषों को तो दे दीजिए। पहले बेरोजगार सड़कों पर है, अतिथि शिक्षक सड़कों पर, उसमें महिलाएं भी हैं। और आप शायद भूल गए कि पिछले साल बारिश के टाइम राखी पर महिला जो अतिथि शिक्षक है वो अपने हक के लिए हाथ में थाली सजाए आपके मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर बैठी रही, बिकती रही, लेकिन उसमें गर्भवती महिलाएं भी। लेकिन आपके मुख्यमंत्री बाहर आकर, वो लाडली बहनाएं तब नहीं थी क्योंकि तब चुनाव नहीं थे ना, अब चुनाव आ गए हैं तो अब लाडली बहना आ गई हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। चुनाव के टाइम लाडली बहनें याद आ रही है। आप बोल रहे हैं, भ्रम आप लोग फैलाते हैं। आपके राहुल गांधी से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, तो आपके शीर्ष नेता झूठ बोलते, हम लोग झूठ नहीं बोलते। और फिर से लेके मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर आपकी मोदी जी का एक आपका भाषण सुन लीजिए, जितनी सभाएं आपकी मोदी जी की हुई है, सारा झूठ बोलते हैं। आपको महिलाएं भी याद आ रही है, आपको सारी चीजें याद आ रही है। रिजर्वेशन की पे बात कर रहे हैं आप, वो रिजर्वेशन जो 2011 में हमने राज्यसभा में पास किया और लोकसभा में आपने उसको विरोध करके उसको
पारित नहीं होने दिया, उस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। और अभी भी सिर्फ वोट बटोरने के लिए वो अभी भी लागू नहीं हुआ है। सिर्फ आपने लॉलीपॉप देने का काम किया है, वोट बटोरने के लिए लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। अब अपना मुंह बंद रख लीजिए और आगे का सुन लीजिए आपने और क्या क्या काम किए हैं, है ना। और महिलाओं की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने दिया, महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया, महिलाओं को साक्षर होने का अधिकार, 60 साल में आप अधिकार दे पाए, घर से निकलने का अधिकार, 60 साल में कितना विकास किया, 60 साल सत्ता पर बैठ के सबके सामने आपराधिक कानून बनाए गए अपराध से बचाने के लिए वो हमारी सरकार लेकर आई, चाहे वो दहेज कानून हो, चाहे वो कार्यालय में जो यौन शोषण होता है उसका कानून हो, और इस तरह के सारे कानून हम लेकर आए। और आपने क्या किया है, महिलाओं के अत्याचार में आपने प्रदेश में नंबर 1 बना दिया है। और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक अभी बड़े हंस के कमलनाथ जी की त्रुटि बता रहे थे कि पता नहीं त्रुटि है या क्या है, मैं ये क्लियर कर दूं, महिला थाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करके दिया की तरह जो नाटक नौटंकी करें, कभी गाना गाएं, कभी ढोल बजाएं, कभी डांस करें, कभी एक छोटी सी महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होते थे आपके कार्यकाल में, FIR नहीं लिखी जाती थी। शिवराज जी ने 1000 रुपए से शुरू किया, फिर 1250 पे आ गए, अभी 1500 आने वाले थे, वो आए नहीं। फिर इन्होंने 3000 तक जाएंगे, हम 3000 तक लेकर जाएंगे, इतनी घोषणा है 3000 तक लेकर आप नहीं जाएंगे, हमारी घोषणा है। उन्होंने पैसा बांटा नहीं होगा, आप तो फर्जी बात करते हो, ज्यादा पैसा होर्डिंग्स पर खर्च कर दिया उन्होंने। अभी आप राशि बता रहे हो पर संख्या गिनाने लगोगे। आया घोषणा पत्र आपका आया तो वो 3000 उसमें से नदारद है, 3000 की कोई बात ही नहीं हो रही है। 3000 तक जाएंगे, 1250 हो गया, 1500 होगा, 2000 होगा, फिर 3000 होगा। कीजिएगा यहाँ पर पढ़ के आइए पहले आप, 1250 रुपए स्पष्ट लिखे हुए, 3000 की कोई बात नहीं है। और ये सारी मैं राजनीतिक विश्लेषक का जवाब दे रही हूँ, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो घोषणाएं होती है ना, ये नेता करते हैं, अभिनेता नहीं करते, और ये वित्तीय आकलन करके की जाती है। घोषणा कौन करेगा, राजनीति में नेता ही नहीं करेगा, अभिनेता क्यों करेंगे घोषणा? नहीं बढ़ाया क्योंकि 1500 दिए जा सकते हैं वित्तीय आकलन करके, कमलनाथ जी ने ये घोषणा की और हिमाचल और कर्नाटक में हमने लागू भी किया है, लेकिन 3000 देना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इनके संकल्प पत्र से भी पॉसिबल है, भाजपा के लिए सब पॉसिबल है। योजनाएं कल से आ रही हैं, फरहाना जी का कोई जिक्र नहीं है, भाजपा के लिए पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है। मैं ये कह रहा था, बिल्कुल रीना जी, दिनेश निगम जी के बाद में आपके पास बहन ने जो अभी एक बात कही जी कि राजनीतिक, मेरा जो जवाब उन्होंने दिया, मेरा कहना ये है कि अगर आपने उसका सर्वेक्षण किया या सर्वे किया, या आपने अगर एक बजट बना करने के बाद आपने उसका क्रियान्वयन करने की घोषणा करी, तो ये आपने कोई जनता के ऊपर एहसान इसलिए नहीं किया है। एहसान की तो हम बात ही नहीं कर रहे। एहसान के आपने बोला, बड़े हंस के बोला कि कमलनाथ जी की त्रुटि थी या पता नहीं क्या था, तो मैंने वो त्रुटि, आपकी जो त्रुटि थी मैंने उसको सुधार किया। वित्तीय आकलन करके हम घोषणा करते हैं, घोषणा बहन मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने इसलिए किया है कि ये चुनाव आयोग ने अपने बिंदुओं में एक बिंदु ये भी रखा है, उन्होंने कहा है कि आप जो घोषणा करेंगे उसका बजट बताइए कि आम जनता के ऊपर आपने सवाल कीजिए कि आपने क्या बजट बनाया जो 3000 की घोषणा आप कर रहे थे, अब 12.5 से आगे नहीं पहुंच पा रहे, सवाल आपका उनसे होना चाहिए। नहीं, आप पोजीशन में, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम तो ये नहीं है, तो आप दोनों से सवाल कीजिए, तो हम आप पूछिए बीजेपी से, अभी पूछिए 3000 रुपए कहाँ है? ठीक है, घोषणा पत्र पूरी करने दे दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आप लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, आप चुनाव आयोग में दबाव बनाइए ना कि आपने उनसे क्यों नहीं पूछा, आप सवाल पूछने बैठ रहे हैं। अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो आप बीजेपी से भी सवाल कीजिए। रीना जी, दोनों से कह रहे हैं, हम दोनों को कह रहे हैं। ठीक है दिनेश निगम जी, ठीक है। रीना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये रेवड़ी बांटी है जी, ये जो है, जो हकीकत में अगर मैदान में उतर के देखा गया तो मोस्टली जो है इनके खुद की जो कार्यकर्ता है, जो मोदी जी की सभाओं में महिलाओं को लेके गई हैं, 50-50, 60-60, उन महिलाओं को ये जो है बांटा गया है मोस्टली पैसा। जो अभी हम लोग ने जब जमीन पे उतरे और जनसंपर्क किया तो पता चला वो जितनी भी महिलाओं को बटा है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। जो आम जनता थी जिसने फॉर्म भरे, उनके किसी ना किसी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट हो गए, उनको नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जो जो चीजें मांगी गई थी उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, फिर भी उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए। तो लाडली बहना तो खैर इन्हें याद है ही नहीं, क्योंकि अगर लाडली बहना होती तो जब आंगनवाड़ी वाली बैठी थी बेचारी अपने अधिकारों के लिए, तो उन्हें दूसरे शहरों में भर भर के नहीं छोड़ा जाता जी, है ना, जब उन पे लाठी चार्ज नहीं होता,
भांजे उन्हें याद नहीं है, इसीलिए जब वो रोजगार की बात करते तो उन पे लाठी चार्ज किया गया, लाठियां बरसाई गई, उनको जबरिया जेल में डाला गया। उन पे आप ये सोचिए, उन बच्चों को जो अपने रोजगार की हक की बात लड़ाई लड़ रहे थे, अगर आप उनको जेल में डालेंगे, न्यायिक उन पे वो होगी कार्रवाई, तो उनका भविष्य, जिस रोजगार की वो बात कर रहे हैं, भविष्य अंधकार में हो गया। तो एक तरफ आप मामा बनते हैं, दूसरी तरफ अपने भांजों का भविष्य, अपनी भांजियों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सिवाय जिसने धोखा देने के मध्य प्रदेश की जनता को, झूठे वादे करने के सिवाय कुछ नहीं दिया है। आज जब चुनाव आया तब उन्हें समझ में आया कि हमें कुछ देना चाहिए, तब उन्होंने झूठी झूठे वादे, प्रलोभन, उसके लिए भी इतना ज्यादा आप ही के सवाल के साथ शशिकांत जी के पास जाऊंगी। उसमें हमारा प्रदेश जो है वो कर्ज में चला गया है। बिल्कुल रीना जी, आप ही के सवाल के साथ शशिकांत आएगा, मिडिल क्लास पर आएगा, अपर मिडिल क्लास पे आएगा, उसके बारे में कोई भी सरकार बात नहीं करती है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बारे में कोई भी सरकार बात नहीं करती है। कितनी कॉलोनियां यहाँ पे अभी भी। रीना जी, आप ही के सवाल के साथ शशिकांत शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। जैसा कि रीना जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए घोषणाएं की है और जितनी भी महिलाओं को साधने की कोशिश की है, भांजियों वाली जो बात करी है, केवल चुनाव को देखते हुए करी है। नहीं देखिए, ये उनका दृष्टिकोण है, वो चुनाव को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि घोषणाएं की है, रेवड़ी बांटी है। अब किसानों को पेंशन देना क्या, सम्मान राशि निधि देना क्या रेवड़ी है? क्या गरीबों के मकान बनाना क्या रेवड़ी है? क्या गरीबों को शौचालय बनाना क्या रेवड़ी है? मैं बहुत सारे किसानों से मिली हूँ, उनको कोई 1500 रुपए नहीं आए जिसकी आप दम भर रहे हैं ना। और वो किसान, आम किसान है, उसके पास कोई पैसा नहीं आया है, कोई सम्मान राशि नहीं आती है, कोई पैसा एक सिंगल पैनी नहीं आई है। और ये हर किसान का, वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आम किसान की बता रही हूँ, आपके अपने कार्यकर्ताओं के किसानों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो आम किसान है उसके पास उन्हें बात रखने कोई पैसा नहीं आया है। रीना जी, आप आम किसान की बात कीजिए साहब, आप लोगों की तो बात ही नहीं करते हो। बिजली का बिल, रीना जी जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। जी शशिकांत जी। तो मैंने अभी जैसा बताया कि सब गरीबों के लिए योजनाएं जो है, चाहे वो मुफ्त रूप से राशन गरीबों को देने का काम हो, हमारी गरीबों को जो राशन दे रहे हैं वो भी आप सड़ा दे रहे हैं। बाजरा दिया, बात तो सुनिए भाई, आप बोलती जाओ, दूसरा नहीं बोलेगा क्या? कि किसान वो रो रहे थे बेचारे गरीब, राशन भी समय पे नहीं मिलता है, 3-3 महीने हो जाते हैं, 3-3 बार 50-50 बार राशन की दुकानों पे जाना पड़ता है गरीबों को। तो कभी अंगूठा नहीं लग रहा, कभी मशीन नहीं चल रही, कभी राशन की दुकान बंद है। हर गरीब व्यक्ति अपना रोज का काम छोड़ के राशन के लिए जा रहा है, और राशन इस समय पे नहीं मिल रहा, वो भी कभी ये कम मिल रहा है, कभी वो कम मिल रहा है। गेहूं नहीं मिल रहा, गेहूं मिल रहा है तो सड़ा, गेहूं में मिट्टी है, गेहूं में कीड़े लगे हैं। ऐसा गेहूं जो हमें गरीब जनता ने दिखाया कि जब उसको हम पानी में डालते हैं तो आधे से ज्यादा गेहूं तो ऊपर ही आ जाता है, और हमें ऐसे ही फेंकना पड़ता है, बाजार से गेहूं खरीद के खाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी गरीब माँ बाप हो, वो अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाएगा, उसको अपने बच्चे का पेट भरना पड़ेगा। तो आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को भूखा सुलाया है, गरीबों को भरपेट अनाज नहीं देते हैं आप, और अनाज देते हैं तो ऐसा जो जानवर भी खाने योग्य नहीं है, ऐसा अनाज बांटा जाता है। आपके किसान रो रहे हैं, उनकी फसलें सही समय पर गोदामों में नहीं रखी जाती हैं, आधे से ज्यादा हर साल हम देखते हैं किसानों की फसलें सड़ी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही मैं फरहाना खान जी के पास जाऊंगी। फरहाना जी, जिस तरह लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीएम फेस के बारे में पूछती है कि मध्य प्रदेश में सीएम का फेस कौन, इस पर ही सीएम शिवराज का बड़ा बयान आया है कि जनता जो किरदार तय करेगी मैं उसे निभाऊंगा, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं वो पूरी करूंगा। मुझे सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है, मैं केवल जनता का सेवक हूँ। ये तो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं मुझे कि उन्होंने खुद ही मतलब दे दिया है, उन्होंने रिजल्ट दे दिया है चुनाव का, हार वो मान चुके हैं और उनको पता है कि हारना तो तय है। उसके बाद ये पार्टी इनके साथ क्या करने वाली है, शुरू से जब से ये चुनावी माहौल है, इनके खुद की पार्टी के लोग इन्हें नकारते आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस मुख्यमंत्री ने 18 से 19 साल सरकार चलाई है और इनके हिसाब से बहुत विकसित कर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसे चेहरे को ये छुपाते आ रहे हैं जब से चुनावी घोषणा हुई है। तो शिवराज जी का इस तरह का जो बयान अब आ रहा है, इसके पहले भी आ चुके हैं, जो जनता के बीच में ये पूछते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, असमंजस में तो ये तभी थे, तभी इन्होंने हार मान ली थी। फिर ये पूछते, एक बार बोलते हैं बड़े इमोशनल भावुक होकर बोलते हैं मैं नहीं रहूँगा तो मैं बहुत याद आऊँगा आप लोगों को।
तो हार तो इन्होंने पहले ही मान ली है। जनता के साथ जो इन्होंने दोगला व्यवहार किया है ये इनको खुद भी पता है। मुझे लगता है कि शिवराज जी की थोड़ी बहुत अंतरात्मा अंदर ही अंदर जाग चुकी है, लेकिन अब क्या करें, पार्टी ऐसी है जिसका वो नेतृत्व करते हैं, तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी भी बीच बीच में कई तरह की करते आए हैं, वो उनका, क्योंकि पार्टी का उनका नेचर ही ऐसा है जी। अब मैं अपनी पुरानी एक बात जो आपने अधूरी कर दी थी, मैं उसे ज़रूर पूरा करना चाहूँगी। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन की बात होती है। फिर कुछ दिन बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा लेन देन की बात होती है। किसी बिजनेस में, किसी खेती में, अफीम की खेती में वो पैसा लगाने का बात चल रही होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो पैसा है, इतने हज़ारों करोड़ ये उस खेती में उसमें लगा रहे हैं, कनाडा और हरियाणा और पता नहीं कहाँ कहाँ, वो पैसा किसका है? और इसके अलावा कि अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि कुछ दिन बाद ही जिस व्यक्ति से वो बात हो रही थी उसने सार्वजनिक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाला, अपना नंबर भी डाला है, वो कनाडा से बात कर रहा था और उसने अपना एड्रेस तक डाला है और सारे मीडिया से और जितने भी लोग हैं सबसे कहा था कि जो भी जानकारी लेना चाहता है ये मेरा नंबर है, ये एड्रेस है, आप ले सकते हैं। मतलब इतनी पारदर्शिता के बावजूद चुनाव आयोग ने, ईडी ने, सीबीआई ने या किसी भी सरकारी संस्था ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे विपक्ष के किसी नेता का एक बयान आ जाए तो उनको नोटिस पहुंच जाता है, उन पर केस हो जाता है, और इनके मुन्ना का लल्ला को ये झूला झुला रहे हैं। और तो और इनकी लाडली बहना, वो जो मुन्ना का लल्ला है उसकी जो पत्नी है, उनके लिए भी पार्सल की बात हो रही है। वो व्यक्ति ने ये भी क्लियर किया है कि वो जो पार्सल की बात हो रही है वीडियो में, वो मैडम जी का मेकअप बॉक्स है और उस मेकअप बॉक्स में भी अफीम सप्लाई की बात हो रही है कि उस मेकअप बॉक्स में भी मेकअप के सामान के अंदर अफीम भेजे जाने की। तो ये सीधा सीधा ड्रग मामला भी यहाँ पर एंगल निकल कर आता है। तो इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद अगर ये इतनी अच्छी सरकार है, इतनी न्यायप्रिय सरकार है, तो अपने नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल शशिकांत जी, यदि पर्याप्त देंगे और बीच में डिस्टर्ब नहीं हुआ तब तो मैं जवाब दे पाऊंगा। बिल्कुल, आप मुझे समय मिलता नहीं है, आप केवल उनसे बात करें या विश्लेषक से बात करें, मुझे समय न मिले, मैं बोलूं तो बीच में डिस्टर्ब करें तो क्या फायदा है डिबेट का? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपना पक्ष ही नहीं रख पाए। बिल्कुल रखिए आप अपना पक्ष, है ना। ये देखिए, इस तरह के वीडियो, सब फर्जी वीडियो कांग्रेस चुनाव के समय लेकर के आती, इसके पहले लेकर के नहीं आती। ये घटनाएं पहले नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फर्जी बोलकर जो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, आप जांच कराइए ना, क्या किया आपने? क्या जवाब लूं इनसे? ये फर्जी खुद FIR करा देते हैं ताकि हम तो विक्टिम हो गए, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसा है, क्या फर्जी जो है हमेशा जैसे ये कह रहे हैं ना, योजनाएं चुनाव के समय लेके आते, ऐसी ये इस तरह की वीडियो चुनाव के समय लेके आते हैं बदनाम करने के लिए। क्या फर्जी वीडियो है? इनको भारत की किसी संस्था पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है तो कहते हैं उस पर दबाव बना दिया, यदि चुनाव आयोग डिसीजन देता है तो कहते हैं उस पर दबाव बना दिया, CBI कोई काम करती है कहते हैं उस पर दबाव बना दिया। तो भारत की किसी संस्था पर इनको विश्वास नहीं है। ये फर्जी वीडियो के माध्यम से कार्रवाई करवाना चाहते हैं, ये भ्रम और झूठ फैलाना चाहते हैं। इस तरह की फर्जी वीडियो के माध्यम से ये लाडली बहनों को बहकाना चाहते हैं, फर्जी वीडियो के माध्यम से किसानों को बहकाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं किसानों की पेंशन बेकार है, ये कहना चाहते हैं कि किसानों का शौचालय बनना बेकार है, ये कहना चाहते हैं किसानों को मकान बनना बेकार है, ये कहना चाहते हैं लाडली लक्ष्मी बेकार है, ये कहना चाहते हैं लाडली बहना बेकार है, ये कहना चाहते हैं 24 घंटे मध्य प्रदेश बिजली में मिल रही वो सब बेकार है, जो 45 लाख किलोमीटर सड़क कट गई वो सब बेकार है। ये जो मध्य प्रदेश में विकास का काम देश में हुआ है, इन छोटी छोटी बातों से, ये फ्रॉड वीडियो से, झूठ बोलने से, भ्रम फैला करके ये विकास के काम को अनदेखा करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। जैसे पिछली बार भ्रम फैलाकर ड्रग माफिया खुलेआम क्यों घूम रहा है अभी तक? आपका ड्रग माफिया देवेंद्र सिंह तोमर खुलेआम क्यों घूम रहा है? आपके नरेंद्र सिंह तोमर से जब मीडिया सवाल करती है तो वो बिना सवाल दिए आगे क्यों बढ़ जाते हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि फर्जी है? क्योंकि उनको पता है कि सब असली है और ये जनता और किसानों का ही पैसा है, जो किसानों की स्कीम है ये उसका पैसा है, ये किसानों का हक खाया है इन्होंने, ये वही पैसा है। ये जो किसान आज लाइनों में लगे हुए हैं ये वही पैसा है जो आप उनको रखा दे रहे हैं, खेती करने दे रहे हैं। झूठ के दम पे जी रहे हैं, झूठ के दम पे राजनीति कर रहे हैं। यदि झूठ और भ्रम ना हो तो ये राजनीति से कल बाहर हो जाए, जनता इनको बाहर कर दे। लेकिन झूठों भारतीय जनता पार्टी जितना अपना गुणगान खुद से करती है, स्वयं से अपने तारीफ करती रहती है,
आप इनसे पूछिए कि पिछले 19 साल में किसान बराबर सड़कों पर रहे, कभी खाद ना मिलने पर, कभी फसलों के दाम सही नहीं मिलने पर, कभी जो है अनाज की जो है वो ओलावृष्टि हो गई या बारिश हो गई, उसका मुआवजा ना मिलने पर मुआवजा समय पे नहीं मिला। मुआवजे में भी जो है ये इन्होंने वो किया बंटवारा कि फलाने क्षेत्र को ज्यादा और यहाँ को कम। ऐसा थोड़ा, जब ओलावृष्टि हुई है तो फसल बराबर से खराब हुई है, तो मुआवजा भी समान होना चाहिए था, मगर उसमें भी इन्होंने जो है वो कर दिया, बंटवारा कर दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम। दूसरी चीज, अभी हम एक जगह मिले बच्चों से, बच्चों की संस्था थी, वहाँ पे बच्चों का एक पीड़ा थी, जहाँ पे इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद थे। बच्चों ने खुद ये प्रश्न रखा कि झुग्गी बस्तियों में खुलेआम ड्रग्स बट रही है, बिक रही है, उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार इनकी, और ये क्या कहते हैं, वो तो बच्चों की मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। इनके प्रवक्ता जी जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि मानसिक संतुलन अगर सही होगा तो बच्चे गलत राह पर नहीं जाएंगे। अरे भाई, इनके ब्रजभूषण हमारी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, उन बच्चियों को छेड़े, उनको अपशब्द कहे, उनके साथ अश्लील हरकतें करे, तो इनका केंद्रीय मंत्री ऐसी हरकत कर सकता है? इनके कार्यकर्ता हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करें, वो कर सकते हैं। खुलेआम ड्रग्स बट रही है, खुलेआम ड्रग्स बिक रही है, और यहाँ के बच्चों को जानबूझकर ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की कितनी खराब मानसिकता है कि सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं और ड्रग्स खुलेआम बेची जा रही है। तो ये क्या यहाँ पर ड्रग का माफिया चलाना चाहते हैं, जैसे कि देवेंद्र सिंह तोमर के जरिए पता ही चल रहा है। तो ये अगर अगले 5 साल ये सरकार रही तो मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन जाएगा। बिल्कुल रीना जी, बिल्कुल ठीक है, आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन उसके पहले मैं दिनेश निगम जी आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां जनता के बीच में थी, सबने अपनी अपनी बातें रखी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। आज मतदाता मतदान करेंगे और मतदान के बाद फिक्स हो जाएगा कि किस पार्टी को उन्होंने चुना है, किसे सराखों में बिठाया और किसे वापस उन्होंने छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार सत्ता में ला रही है, कांग्रेस को मौका दे रही है या फिर किसी अन्य दल को वो मौका दे रही है, ये सब आज पता चल जाएगा। बावजूद इसके लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जनता हालांकि सब जानती है, सभी के पता है जनता को कि आजकल वैसे भी मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, पेपर टीवी लगातार लोग देखते हैं, सब जानते हैं किसने घोटाले किए हैं, किसने जनता के लिए काम किया, किसने जनता के लिए काम नहीं किया, जनता सब कुछ जानती है। ऐसे में क्या जनता को बार बार ये बताना कि हमने ये काम किया है या फिर सामने वाली जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कितना उचित है? देखिए, क्या है कि जो आपने अभी सवाल किया है, इसकी पुष्टि इस बात से आप लगा लीजिए कि इस बार का जो 2023 का मतदाता है, उसने अपने मुंह पे ताले लगा रखे। बिल्कुल, उसने बिल्कुल साबित नहीं होने दिया कि उसका झुकाव किस तरफ है ना। तो इसका सर्वे के लिए मीडिया भी बहुत प्रयास करती रही, पर वो भी अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा पा रही थी कि जब मुंह में उनके जुबान में ही ताला लगा हुआ है तो अपन कैसे आंकलन करें कि इसका किधर, इनका झुकाव किधर है ना। तो ये चुप्पी इस बात के दो तरह की होती है, चुप्पी 2 तरह की होती है। एक चुप्पी ये होती है कि वो एक दिल में ऐसा पैदा कर लेता है कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन मैं तुम्हारी औकात तुम्हें बताऊंगा, है ना। और एक ऐसा होता है कि वो विवादों में ना पड़ करके वो चुप्पी साधे रहते हैं और जाके अपना मतदान की ओर चले आए। बिल्कुल, है ना। चुप्पी 2 तरह की होती है। अगर ये चुप्पी ये है कि नहीं हम तुम्हें बताएंगे उस दिन जिस दिन वोट करेंगे, तो वो तो आप मान के चलिए कि किसके खिलाफ होगी, है ना। और अगर उनका ये है कि हम विवादों में नहीं पड़ना चाहते, तो उसका ये सब, इन सब मतदाताओं के जो मतदान का जो टोटल बाद में एवरेज शाम को 6-7 बजे जो भी आएगा परसेंटेज जो आएगा, वो ये बता पाएगा, वो ये संकेत दे पाएगा कि ये चुप्पी किसके तरफ थी, इसका इशारा किसके तरफ था। बिल्कुल, है ना। जब तक टोटल नहीं आएगा तो अपने अपन ये आंकलन नहीं लगा सकते हैं कि ये चुप्पी क्या इशारा करना चाहती थी और ये किसके तरफ है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने आरोप प्रत्यारोप की बात करी, आरोप प्रत्यारोप तो ये लोकतंत्र में परंपरा रही है कि अपोजिशन का काम ही है सत्ता पार्टी को घेरना, उनकी कमजोरियों को पकड़ना और उनके अपने आम जनता के बीच में उनको लाना, पार्लियामेंट के अंदर लाना, असेंबली के अंदर उसमें बहस करना। तो ये विपक्ष का कर्तव्य भी है, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा कर्तव्य होता है विपक्ष का कि वो सत्ता पार्टी के कमजोरियों को
आम असेंबली में, पार्लियामेंट में के साथ साथ आम जनता के बीच में भी जागृत करे। ठीक है ना। हमारे मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है, मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है। और मीडिया के जो परिभाषा है उसमें ये है भी कि मीडिया का काम है कि जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है या लोकतंत्र से हट करके हो रहा है उसको आम जनता के बीच में जागृत करना, सरकार को सचेत करना, विपक्ष को भी सचेत करना कि आप यहाँ गलत हो रहे हैं, सरकार को भी बताना, संकेत करना कि नहीं आप यहाँ गलत है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो खैर चलता रहता है। निगम जी सही कहा आपने, इस बार मतदाता मौन है और मतदाता का मौन जो है थोड़ा खतरनाक है, सभी के लिए खतरनाक है। हालांकि आज मतदाता मौन के साथ ही अपना मतदान करेंगे और उसके बाद जो शोर होगा वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे चारों मेहमान शशिकांत शुक्ला जी, फरहाना खान जी, दिनेश निगम जी और रीना सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर रहे थे। मतदान शुरू हो चुका है, 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होता है। भाजपा लगातार 5वीं बार सत्ता हासिल करती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, यह देखना दिलचस्प होगा, या फिर कोई अन्य दल इन दोनों को बड़ी चुनौती देने वाला है। हमारे आज खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।